हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम अपने डेली प्रैक्टिस सीरीज़ को कंटिन्यू करके रखे हैं। हम स्पेशली कर रहे हैं इकोनॉमिक्स पीजीटी के लिए जो क्वेश्चन आते हैं केवीएस एनवीएस जैसे एग्जाम में, इन सबको हम कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हम बुक लिए हैं अरिहंत के सेल्फ प्रिपरेशन गाइड को। सबसे पहले हम इसके चैप्टर को 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसका भी मैंने 2 पार्ट कंप्लीट कर दिया है, मीन्स जो आपने देख लिया है, और ये हमारा है तीसरा पार्ट, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 61 तक शायद हम लोग कर लिए थे। 61 इंडिफरेंट, हाँ ये हमने कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 से। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रखेंगे ताकि फटाफट से हमारा कंप्लीट हो सके सारा एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है द सेटिस्फैक्शन विच अ कंज्यूमर डिराइव्ड इन द कंजम्पशन ऑफ एन कमोडिटी इज इक्वल टू 320, ठीक है। द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इज 180, सॉरी। व्हाट विल बी हीज कंज्यूमर सरप्लस। मीन्स कोई भी साइड, मतलब आपको पता है यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस पूछा गया है, और कंज्यूमर सरप्लस का भी क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर एक इंसान को इतना सेटिस्फैक्शन मिला जितना कि वो 320 के रुपीज़ में उसको मिल सकता था, लेकिन एक्चुअल में उसने पे किया कितना, ओनली 120। तो ये तो सिंपल है, 320 माइनस 180 कर देंगे तो हमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 140, है ना, 140 आ जाएगा, राइट। 12 से 8 गया तो 4, ठीक है। तो 140 ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज वन ऑफ द लॉ विद इन हुज पैरामीटर्स मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज फ्रेम, द अदर वन इज। मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को फ्रेम किया जाता है किस बेसिस पर, तो एक तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पर, और दूसरा किया जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 हमने कंप्लीट किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है व्हेन इंडिफरेंस कर्व इज एल शेप, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व हमारा एल शेप में है, देन द टू गुड्स विल बी कम्प्लीमेंट्री, परफेक्ट कम्प्लीमेंट्री गुड। और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए क्या होता है, तो स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन, इंडिफरेंस कर्व किस पर बेस्ड है, कार्डिनल एनालिसिस, ऑर्डिनल। तो ये ऑर्डिनल है ना, जो कि हिक्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 66 से हमारा कार्डिनल अप्रोच इज रिलेटेड टू, कार्डिनल अप्रोच किस पे रिलेट करता है, इंडिफरेंस कर्व, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ, तो ये हमारा हो जाएगा नहीं, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है ना। इंडिफरेंस कर्व तो हमारा ऑर्डिनल पर बेस्ड होता है, तो अगर हम बात करेंगे तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कार्डिनल अप्रोच पर बेस्ड है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 62 या 63 में भी देखा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ द फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल लीड टू, ठीक है। ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, अगर ये हमारा फॉल कर जाता, मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा जब प्राइस फॉल करता है तो क्या होता है ना, विल लीड टू अपवर्ड मूवमेंट इन द इंडिफरेंस कर्व। अपवर्ड मूवमेंट क्यों होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम लोअर आईसी टू हायर आईसी की, नन ऑफ दिस। तो जो मूवमेंट होगा ना वो तो सेम आईसीटी, वो तो सेम इंडिफरेंस कर्व पर होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज अ नन ऑफ दी अबव। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। 68 कहता है मार्जिनल यूटिलिटी इज अ डैश कंसेप्ट। मार्जिनल यूटिलिटी कैसा कंसेप्ट, तभी अभी हमने पढ़ा, ये एक कार्डिनल कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा इंडिफरेंस कर्व आर। इंडिफरेंस कर्व क्या है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्केव, नाइदर वन और टू, ये तो हो जाएगा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 70 है कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट। जो कंज्यूमर सरप्लस है वो किस पर बेस्ड है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये हमारा किस पर बेस्ड है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ चला गया, 71, हाँ। क्वेश्चन 71 को देखेंगे। थोड़ा सा डिस्कशन को कम रखे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है वीडियो, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं बन पा रहा है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन या फिर कॉन्केव टू ओरिजिन। तो बिल्कुल यहाँ पर डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है ना, हर इंडिफरेंस कर्व अपने आप में अलग सेटिस्फैक्शन शो करता है, इसलिए अब कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। इंडिफरेंस कर्व बिटवीन इनकम एंड लीजियर फॉर एन इंडिविजुअल आर जनरली। जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं इनकम और रेस्ट,
है ना, फ्री टाइम के बीच में। इंडिविजुअल जनरली क्या करते हैं, इंडिविजुअल आर जनरली कॉन्केव टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, नेगेटिवली स्लोप या फिर पॉजिटिवली स्लोप। तो बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिवली स्लोप। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कंसिडर प्राइस ऑफ मनी एज अ। जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या कहता है, हमेशा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल मनी को कैसा मानते हैं, तो कांस्टेंट मानता है। तो 0 लेस देन 1 नहीं 1 है ना, 1 का मतलब एक तरीके से वही कांस्टेंट पे ही चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74 है मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, ये मार्शल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ अ कंज्यूमर इज ऑल्सो हिज। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को हम लोग मतलब कौन सा और कर्व के नाम से हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इंडिफरेंस कर्व, टोटल यूटिलिटी कर्व, सप्लाई कर्व या फिर डिमांड कर्व। तो हमने स्टार्टिंग में ही, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक पढ़ा था कि डिमांड कर्व को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बोलते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 कहता है हमारा at equilibrium the slope of the indifference curve is equal to the slope of budget line, greater, smaller। तो इक्विलिब्रियम है, नाम से क्लियर हो रहा है, तो इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे अ बजट कॉन्स्टेंट लाइन इज अ रिजल्ट ऑफ। जो बजट कॉन्स्टेंट लाइन होता है वो किसका रिजल्ट होता है, तो मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, इनकम ऑफ द कंज्यूमर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो हमारा बजट कांस्टेंट होता है वो किस पर बेस्ड होगा, सब पर ही बेस्ड होगा। ठीक है, क्योंकि ओनली इनकम से बात नहीं होती है ना, जो भी प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपने बजट को मतलब डिसाइड करते हैं। ठीक है, एक बजट लाइन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है अ कंज्यूमर बाइज कमोडिटीज एक्स एंड वाई, ही वुड बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन। कंज्यूमर जो है वो एक्स और वाई को मतलब कि बाई करता है, तो इक्विलिब्रियम में कब रहेगा। तो यहाँ तो हमें पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, एक्स वाई एम, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 नहीं 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 को द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमेशा कैसा होता है, तो ये होता है डाउनवर्ड अपवर्ड स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, कुछ ऐसा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है विच इकोनॉमिस्ट सेड दैट मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। कौन से इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि मनी क्या है, मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, जिसमें हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पीगू साहब ये कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन 81 क्या कहता है इन केस ऑफ अ राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व द गुड्स आर। इन केस ऑफ राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, अच्छा ये तो हमने अभी अभी किया ना, राइट एंगल का मतलब हो गया एल शेप में, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है डैश शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द टू प्रोडक्ट दैट गिव्स सम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। डैश शो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट दैट गिव द सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो बिल्कुल ये हमारा हो जाएगा इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है असर्शन रीजन। ठीक है, देखते हैं 83 है हमारे असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन हमें दिया गया है द टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम when ratio of marginal utility of a good to its price to the ratio of marginal utility of the other goods to its price। ये तो सिंपली यही बोला गया है, टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम when the ratio of the marginal utility, हाँ मीन्स वही ये वाला फॉर्मूला के बारे में बात किया गया है, तो ये तो सही है ना, उसी टाइम मैक्सिमम होता है हमारा। यहाँ हमारा हो जाएगा रीज़न क्या दिया गया है, डेविएशन फ्रॉम दिस सिचुएशन फॉल टू रिडक्शन इन मैक्सिमम यूटिलिटी। तो अगर इस पोजीशन से वो डेविएट करते हैं तो रिडक्शन इन मैक्सिमम यूटिलिटी, बिल्कुल ये बात भी सही है ना, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, इधर क्या गिवन है, अच्छा ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है हमारा कि MU टेंड टू डिक्लाइन एज कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इंक्रीज। MU क्या हमारा डिक्लाइन करते जाएगा जब हम लोग कंजम्पशन को अपना इंक्रीज करेंगे, तो बिल्कुल ये तो हमारा बेसिक है चैप्टर का। क्वेश्चन रीज़न क्या है, एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ द कमोडिटी ऑफर लेस एंड लेस सेटिस्फैक्शन। हाँ वही बात को बोला गया है, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है,
और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही हो जाएगा अगर एक्सप्लेनेशन की बात होगी तो। क्वेश्चन नंबर 85 है, एज कंज्यूमर बिहेवियर इज गवर्न बाय मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या जो कंज्यूमर एक मिनट, जो कंज्यूमर बिहेवियर है क्या वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस को करते हैं? तो करते हैं, है ना, ये बात तो सही है। नेक्स्ट देखेंगे रीज़न इसका क्या है। ग्रेटर कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी गिव लेस सेटिस्फैक्शन। ग्रेटर कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी गिव लेस सेटिस्फैक्शन। कि जितना ज़्यादा हम लोग कंज्यूम करेंगे उतना हमारा सेटिस्फैक्शन कम होगा। एक मिनट, ये बात भी सही है ना, जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे उतना हमारा सेटिस्फैक्शन क्या होगा, घटते चला जाएगा। ठीक है, ये तो सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, है ना। नेक्स्ट देखेंगे 86, इंडिफरेंस कर्व आर द कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्केव होता है टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, तो नहीं, ये तो कॉन्वेक्स होता है ना। रीजन हो जाएगा हमारा द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द शेप डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण तो कॉन्वेक्स ही बनता है भाई, तो ये हमारा सही है। लेकिन ये जो है कॉन्केव, अच्छा ठीक है, चलिए हम ये मानते हैं कि कॉन्केव भी तो बन ही जाता है। तो कॉन्केव अगर हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण नहीं बनता है, वो बनता है मतलब इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण। तो ये हमारा हो जाएगा गलत, है ना, ओनली 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। क्या टोटल यूटिलिटी सब मैक्सिमम होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है? नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होता है, तो ये स्टेटमेंट है गलत। फिर रीज़न, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट इंक्रीजिंग व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। ये बात भी बिल्कुल गलत है। टोटल यूटिलिटी स्टार्ट इंक्रीजिंग व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। जब नेगेटिव हो जाता है तब तो टोटल यूटिलिटी भी क्या होता है, फॉल करने लग जाता है ना। तो यहाँ पर तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग दिए गए हैं, ऐसा तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। एक बार मैं फिर से पढ़ लेती हूँ, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गया। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, ठीक है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा तब ना ये होता है, तो ये स्टेटमेंट तो श्योर से गलत है। टोटल यूटिलिटी स्टार्ट इंक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कब करता है, व्हेन MU इज नेगेटिव। नहीं, ये बात भी गलत है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है एन इंडिफरेंस कर्व टच्ड नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। जो इंडिफरेंस कर्व होता है ना तो वो एक्स एक्सिस को टच करता है ना तो वाई एक्सिस को, ये बात तो सही है। अ कंज्यूमर बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटी। एक कंज्यूमर हमेशा बाय करता है, कंज्यूमर बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ये बात भी सही यार, उसी को रिप्रेजेंट करता है इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 89 है, इक्विलिब्रियम इज स्टक व्हेन MUX डिवाइडेड बाई PX इक्वल टू, हाँ ये बात तो सही है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम इज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये बात भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट, इक्विलिब्रियम इज ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ तो बताता है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमें फॉल कर जाती है, उसके कारण से इक्विलिब्रियम थोड़ी आता है। तो यहाँ पर असर्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।